हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स, मुझे बताइए हमने पिछले लेक्चर में किस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था? राइट, हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर को देख रहे थे। राइट, और हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े थे? यस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। कौन कौन से? मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। राइट, पढ़ा था कि नहीं? देखा कि नहीं आपने वीडियोस? अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए पहले, क्योंकि अभी हम आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं उसके, है ना। सो डोंट मिस इट, जाके देख लो वो लेक्चर। ओके, साथ ही साथ हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, है कि नहीं? न्यूमेरिकल्स देखे थे ना, याद आ रहे कि नहीं? तो आपके अभी तो सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, है ना, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। नाउ इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? इस लेक्चर में हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यूज से रिलेटेड वगैरह इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और डिफ़िकल्ट तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ आपको। यस, सो डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज़ द सोल्यूबिलिटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए सोल्यूबिलिटी होता क्या है? क्या कैसे आप सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करोगे? मतलब कि आप अगर बोलोगे तो आप क्या इमेजिन करोगे कि एक ऐसा मैंने सॉल्वेंट लिया है जिसमें मैं सोल्यूट को ऐड कर रही हूँ एंड वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, उसको मैं सोल्यूबिलिटी कहूँगी। राइट, ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे। नाउ क्या इस प्रोसेस करने में क्या आपको कोई केमिकल चेंज करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। सो इस सोल्यूबिलिटी को सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। समझे? क्या बोलेंगे हम सबसे पहले कि सोल्यूबिलिटी इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, नाउ अभी सोल्यूबिलिटी को जैसे आपने अभी बोला था, जैसे उस एग्जाम्पल को लिया था, उससे आप सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करो। क्या करोगे डिफाइन? इट इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ क्वांटिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। राइट, यही तो हमारी डेफिनेशन बोल रही है। मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो कितना लेंगे? मैक्सिमम अमाउंट लेंगे। राइट, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट सोल्यूट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इस क्वांटिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, उसको हम सोल्यूबिलिटी कहेंगे। राइट, ऐसे ही डिफाइन करेंगे हम सोल्यूबिलिटी को, है कि नहीं? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने 90 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, उसमें अगर मैं 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर ऐड कर रही हूँ, दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडिंग इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज ना लेते हुए मैंने 50 ग्राम ग्लूकोज लिया एंड वाटर की क्वांटिटी सेम रखी, क्या वो डिज़ोल्व होगा? बताओ, क्या वो डिज़ोल्व होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 50 नहीं लिया मैंने, 60-70 ग्राम लिया, क्या वो डिज़ोल्व होगा? होगा कि नहीं होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? कौन बताएगा यार हमें कि ये डिज़ोल्व होगा कि नहीं? हाँ, 10 ग्राम होगा डिज़ोल्व, मैं बात करती हूँ। फिर अगर हम क्वांटिटी बढ़ा, कितने हद तक वो डिज़ोल्व हो सकता है, ये कौन बता, है ना? सो ये हमें बताएगा वो क्या फैक्टर्स है जिस पे ये सोल्यूबिलिटी डिपेंड करेगी, है ना। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, जिससे हमें पता चलता है कि आपका सोल्यूट इस सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने हद तक डिज़ोल्व होगा, कितने क्वांटिटी तक डिज़ोल्व होगा, वो हमें बताएगा ये सारे फैक्टर्स। ओके, सो सबसे पहला हमारा फैक्टर कौन सा है? बताओ, सबसे पहला फैक्टर कौन सा लिखा है मैंने? द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। क्या बोल रही हूँ मैं? द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। सोल्यूट का नेचर कैसा है?
राइट। सॉल्वेंट का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, कैसा इंटरेक्शन, मतलब स्ट्रॉन्गर अगर अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा तो क्या ज़्यादा होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट। यही तो हम चाहते हैं, अगर अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट ये ज़्यादा है तो हमारी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो हमारी सोल्युबिलिटी कम होगी, राइट। समझा आपको ये वाला पॉइंट, समझा ना। यही होता है, इस पॉइंट का यही मीनिंग है कि द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सोल्यूट, राइट। मॉलिक्यूलर साइज, ये पॉइंट को तो आप खुद से ही डिफाइन कर सकते हो। कैसे, देखो मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द सोल्यूट मतलब ये ग्लूकोज। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपको अगर पानी में शुगर ऐड करना है तो अगर आप शुगर ऐड करोगे, ओके, एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच शुगर डिज़ोल्व करोगे, या फिर वही एक ग्लास में अगर आप पाउडर शुगर 1 ही चम्मच ऐड करते, कौन ज़्यादा डिज़ोल्व होगा पहले, पाउडर वाला, है ना। मतलब लार्जर द मॉलिक्यूल मोर डिफिकल्ट टू डिज़ोल्व, yes, larger the molecule more difficult to dissolve in the solvent, whereas the smaller the molecule, छोटा छोटा अगर पार्टिकल रहेगा, जैसे हमारा शुगर का वो पाउडर फॉर्म था, जल्दी से डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व इजीली, yes, and more solubility in the solvent, है कि नहीं, समझा कि नहीं। एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल को अपने इमेजिन करो, रखो अपने सामने दो ग्लास पानी के, ओके, और उसमें क्या डालो, पाउडर वाली शुगर डालो, राइट, और दूसरे ग्लास में क्या डालो, क्रिस्टल वाली शुगर। तो पहले ही आप बोल दोगे कि नहीं, वो जो पाउडर वाली शुगर है वो सबसे पहले डिसॉल्व होगी, है ना। मतलब मॉलिक्यूलर साइज, उस सोल्यूट का साइज कितना है इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं। जितना मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी, राइट। जितना मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा उतनी कम सोल्युबिलिटी होगी, राइट। समझ रहा है, बहुत इजी पॉइंट है, जस्ट इमेजिन करते जाओ और इस पॉइंट को इलेबोरेट करते जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोलैरिटी, है ना। पोलैरिटी को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब हम पोलैरिटी को कैसे बोलेंगे। देखो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या बोल रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होता है ना, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, राइट। जैसे हमारा वाटर है, राइट, इथेनॉल है, और कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं हमारे, फॉर्मल्डेहाइड है ना। तो इस सॉल्वेंट्स में कौन से सोल्यूट डिसॉल्व होंगे, फिर कौन से सोल्यूट डिसॉल्व होंगे, पोलर ही, राइट। देखो कहने का मतलब है, अगर आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो कौन से सोल्यूट डिसॉल्व होंगे, उसमें पोलर सोल्यूट ही डिसॉल्व होंगे। मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जो मैं आगे भी आपको बताऊंगी, दैट इज द लाइक डिसॉल्व लाइक। समझा, मतलब कि अगर मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, ओके, तो मैं थोड़ी ना, जो बच्चे बहुत मतलब होशियार नहीं हैं, है ना, इंटेलिजेंट नहीं हैं, उनके साथ थोड़ी ना दोस्ती करने वाली हूँ, राइट, है ना। हाँ, कभी कभी कोई लोग होते हैं कि जो बैड इसमें लग जाते हैं, बैड फ्रेंडशिप में चले जाते हैं, है ना। बट मैं क्या सोचूंगी, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं इंटेलिजेंट गर्ल्स के साथ ही रहूँगी, या फिर मैं इंटेलिजेंट बॉयज़ के साथ ही रहूँगी, राइट। सेम चीज़ इन पोलैरिटी के साथ भी होती है, इन सॉल्वेंट और सोल्यूट के साथ भी होती है। सॉल्वेंट क्या सोचता है कि अगर वो पोलर है तो पोलर को ही डिसॉल्व करेगा, पोलर सोल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। वेयर एज नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहेगा, सिमिलर रहेगा, मतलब सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस रहेगा। जैसे हमारा एग्जांपल की हम बात करते हैं तो पायरिडीन है, टोलुइन है, हेक्सेन है ना। तो ये वाले नॉन पोलर हो गए, है ना।
तो अभी मैंने जैसे आपको बताया नॉन पोलर है, तो क्या वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है तो वो क्या सोचेंगे कि मैं नॉन पोलर के साथ ही फ्रेंडशिप करूँगा, राइट। मतलब अगर मेरे फ्रेंड्स मैं अगर इंटेलिजेंट हूँ, मेरे दूसरे फ्रेंड अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो भी मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगी, वो बोलेगी कि मैं मेरी कैटेगरी के फ्रेंड्स के साथ ही फ्रेंडशिप करूँगी, राइट। ऐसा होता है क्योंकि हम लोग जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो थोड़े से घमंडी होते हैं, राइट। घमंडी होते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम तो इतने होशियार हैं, हम क्यों बुद्धू लोगों के साथ रहे, राइट। ऐसा खुद का ये आता है ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है फिर हम बोलते हैं कि मैं क्या इस लड़की के साथ रह रही हूँ, राइट। तो नॉन पोलर वाले क्या करेंगे, नॉन पोलर के साथ ही फ्रेंडशिप करेंगे और पोलर वाले पोलर के साथ ही फ्रेंडशिप। यही होता है पोलैरिटी में, ओके। अगर नॉन पोलर में अगर आप पोलर को फ्रेंडशिप करना चाहो तो झगड़े हो जाएंगे यार, नहीं होगा। इसीलिए पोलैरिटी अगेन द फैक्टर डिपेंडिंग द सोल्युबिलिटी, ओके। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपको पता ही है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो अभी हमने देखा था। कौन सा एग्जांपल देखा था हमने देखा था कि आप सपोज आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। एक ग्लास में अगर आपने 2-3 चम्मच शक्कर डाल दी, बट कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वो शुगर डिज़ोल्व ही नहीं होगी, वो पानी में नहीं होगी ना। ऐसा टाइम आएगा आप डाल ही रहे हो, इतना सा पानी है, ठीक है, इतना सा पानी है ग्लास में, इतने पानी में आप 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच डालते ही जा रहे हो, बट ऐसा कुछ टाइम आएगा जब वो डिज़ोल्व नहीं होगी। बट हमारे घर में जब स्वीट्स बनते हैं ना, तो वो क्या करती है, मेरी मम्मी क्या करती है, मतलब सबकी मम्मी ऐसी करती है, हम लोगों की मम्मी क्या करती है कि उसमें क्या कर देती है, बहुत सारा शुगर डाल देती है और उसकी शुगर डिज़ोल्व भी हो जाती है यार। कैसे हो जाती है, वो क्या करती है, उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर देती है, राइट। मतलब उसको हीट कर देती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाए, ओके। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे होता है। क्या होता है, अगर पानी में आपको शुगर डिज़ोल्व करना है, अगेन आप क्या करिए, उसको हीट करिए, टेम्परेचर बढ़ा दो, सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ओके। नाउ नेक्स्ट होता है प्रेशर। अगेन प्रेशर बढ़ाओगे तो अगेन सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की सोल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हम एक सोल्युबिलिटी का एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, छोटा सा ही कंसेप्ट है, ओके, जिसका नाम है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। क्या समझ रहा है नाम से आपको, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूबल होना, राइट। आपने शुगर का सॉल्यूशन, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, राइट, सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, ये सारे सोल्युबिलिटी के एग्जांपल्स आपने देख लिए। बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, हर कोई एग्जांपल उसी का ही देता है, समझ में आ जाता है जल्दी सोल्युबिलिटी का कंसेप्ट उससे हमें, है ना। बहुत कॉमन एग्जांपल है। बट क्या आप मुझे ये बता सकते हो, क्या अगर मैं जितना सोल्यूट उस सॉल्यूशन में ऐड कर रही हूँ, सॉल्वेंट में अगर मैं ऐड कर रही हूँ, क्या उतना पूरा का पूरा सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व होना चाहिए, उस लिक्विड में डिज़ोल्व होना चाहिए? इज़ इट नेसेसरी? बताओ आप मुझे। ज़रूरी है कि वो पूरा का पूरा सोल्यूट जितना मैं डाल रही हूँ उतना डिज़ोल्व होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट आप उतना ही रख रहे हो, बस सोल्यूट को अगर आप डिज़ोल्व कर रही हो, क्या वो डिज़ोल्व होगा? नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द सॉलिड विल डिज़ोल्व इन द लिक्विड, है कि नहीं? वो नेसेसरी नहीं है। अगर आपको मैं बोल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स लाइक नैफ्थलीन या फिर एंथ्रासिन की बात करते हैं, उसको अगर मैं पानी में डिज़ोल्व करना चाहूँ तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा, है ना। बट अगर उसी नैफ्थलीन को, जो 2 बेंजीन रिंग होती है, याद आ रहा है ना नैफ्थलीन को, उसी नैफ्थलीन को, उसी एंथ्रासिन को अगर मैं बेंजीन में डिज़ोल्व कर देती हूँ तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा यार। ऐसा क्यों हो रहा है ना। उसी तरह अगर मैं शुगर और सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व कर देती हूँ तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है
है कि नहीं, इजीली। पर अगर उसी सॉल्ट और उसी शुगर को अगर मैं बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहूँ तो नहीं होता है। क्या है ये कंसेप्ट, क्यों ऐसा वाइस वर्सा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? दिस इज बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन दैट पोलर सॉल्वेंट, सो पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट्स, राइट। पोलर सॉल्वेंट्स अभी मैंने बताया था, वाटर है, इथेनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्लोरोफॉर्म है, इतने सारे सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, है ना। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, भूल जाओ वो पोलैरिटी को, बस मेरा एक एग्जाम्पल याद रखो, लाइक डिसॉल्व लाइट, ये सेंटेंस को याद कर लो, समझ जाएगा आपको, है ना। वेयरएज अगर हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट्स की ही नहीं, अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की भी, तो जो नॉन पोलर सोल्यूट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे, राइट। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से है बताइए, पायरिडीन है, टोलुइन है, हेक्सेन है, राइट। तो इसको हम इजीली कौन से कंसेप्ट से याद रखते हैं, लाइक डिसॉल्व, लाइक बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कुछ कंसेप्ट लिए हैं जो आपको सोल्युबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, द फेनोमेना डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में आप सोल्यूट डाल रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना ड्यू टू द डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगा, किसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, जिसमें हम सोल्यूट की मात्रा बढ़ाते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन को हम डिसोल्यूशन कहेंगे। समझा, पढ़ो, द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉलिड सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, ओके, उसको हम डिसोल्यूशन कहेंगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ कोलिजन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट। जो हम मिठाइयाँ खाते हैं उस पर शुगर जमा हो जाती है, मिठाई पे देखो ऊपर ऊपर दिखती, क्या होती है वो, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, किसका, शुगर का। कब, जब वो ठंडी हो गई, राइट। द फेनोमेना ऑफ कोलिजन, कोलिजन होके सोल्यूट पार्टिकल्स का, शुगर का इन द सॉल्यूशन रिजल्टिंग द सेपरेशन, सेपरेशन हो गया और मुझे सॉलिड शुगर मिल गई, राइट। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम। किसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब अ फेज व्हेन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन is equal to the solute particles separating out of the solution is known as the equilibrium, right। जितने solute particle अंदर जा रहे हैं उतने ही solute particle बाहर निकलेंगे। सपोज एक ऑटो में मैं खुद बैठी हूँ, ठीक है, 5 सीटर ऑटो है, मैं खुद बैठी हूँ, बाद में 5 सीटर के बाद छठवा आ रहा है, उधर जगह नहीं है फिर भी आ रहा है, तो सबसे पहले कौन उतरूंगी, मैं ही उतरूंगी। तो ये जो बाहर निकालने वाले पार्टिकल्स है कौन रहेंगे, जो सबसे पहले डिसॉल्व हुआ था। मैं सबसे पहले ऑटो में बैठी थी इसलिए मैं सबसे पहले उतरूंगी, अगर एक्सेस क्वांटिटी हो जाता है तो, ओके, समझ में आया। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जितने पार्टिकल्स आएंगे उतने पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, जितने पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल्स आएंगे अंदर उतने पार्टिकल्स बाहर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम बहुत यूज़ करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अभी बस हो गया, बस अभी ना ऑटो की कैपेसिटी फिर से 5 की थी, अभी 5 लोगों के ऊपर कोई भी नहीं बैठ सकता, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड ऑटो, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे केमिस्ट्री में। समझ में आया, समझ में आया ना। Whereas अगर उस ऑटो में अगर हम बोल रहे हैं whereas a solution in which more solute can be dissolved in a solvent at the same temperature and the pressure, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। हाँ ठीक है ना, 5 सीटर की है ऑटो, फिर भी उसमें 6वां 7वां 8वां 9वां बैठ सकता है, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे,
ओके, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है सोल्यूट को डिसॉल्व करने लिए। ओके, सो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, अभी इसके बाद में हम ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। इसके बाद में अभी हम एक छोटा सा प्रिंसिपल लेंगे जो इन सारे इस पे बेस है, इसीलिए ये टर्म सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ले लो। नाउ स्टूडेंट्स, जिस प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे वो प्रिंसिपल है ली चार्टियर प्रिंसिपल। ओके, ये दोनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रख दी है क्योंकि अभी हमको काम में आने वाली है और आपका लैम्प जलना चाहिए इसलिए, है ना। सो ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है ना, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस वाले सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक है मतलब कि हीट देना पड़ रहा है, एंडो मतलब हीट देना पड़ रहा है, देन द सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना। मतलब हम उसको हीट की ज़रूरत है ना, हीट देने से क्या हो जाता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। वही सोल्यूबिलिटी वही टेम्परेचर अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। बट इन डिसोल्यूशन प्रोसेस, अगर वो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, देन द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हीट है, बहुत हीट है उसके पास, थोड़ी थोड़ी बांट देगा, एग्जॉस्ट कर देगा, एक्सोथर्मिक किसी को दे देगा हीट, है ना, तो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। पहले ही गर्म है ना, पहले ही गर्म है और गर्म हो जाएगा तो, राइट। सो ये होगा, ये कहता है हमारा ली चार्टियर प्रिंसिपल। नाउ दूसरी बात आती है, ये तो हो गई टेम्परेचर की बात, दूसरी बात आती है प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। किस पे? सोल्यूबिलिटी की बात करें हम, सोल्यूबिलिटी के प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बताओ क्यों नहीं होता है? अरे क्यों नहीं होता है, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, राइट। क्या आप इस सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस कर पाओगे? नो, इट इज इनकम्प्रेसिबल। हमने पढ़ा है ना प्रॉपर्टीज में, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, है ना। सॉलिड लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, तो कैसे कंप्रेस करोगे यार, कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। ओके, सो प्रेशर का सोल्यूबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। सो यही कहता है हमारा ली चार्टियर प्रिंसिपल। ओके, समझ में आया आपको? दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए, एक तो पहले टेम्परेचर के बारे में बताया आपको, है ना, कि कैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, राइट, वॉट एवर द प्रोसेस, इट इज़ एंडोथर्मिक और इट इज़ एक्सोथर्मिक, कैसे सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट होता है। एंड अगेन हमने प्रेशर पे ही देखा, प्रेशर की तो बात ही छोड़ दो, नो इफेक्ट इज फाउंड ऑन द सोल्यूबिलिटी, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। ओके, समझ में आया? सो ये हो गया सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट।